लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायपोल पढ़ा था और डायपोल के बारे में ये पढ़ा था कि डायपोल को अगर हम डायपोल होता क्या है पहले ये पढ़ा, फिर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स में कितने कितने होते हैं, इन सब चीजों को हमने निकाला। फिर हमने अगला पार्ट ये पढ़ा था कि डायपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आज हम लोग उसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि फिर उसके ऊपर क्या फोर्स कितना लगता है। टॉर्क भी लगेगा लेकिन टॉर्क फिर हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता टॉर्क का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही टॉर्क का जनरल फॉर्मूला हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा डायपोल के ऊपर तो वो फोर्स के ऊपर आता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता था, 0 लगता था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर फोर्स लगता है। और वो कितना लगता है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल placed in non-uniform electric field। अब देखिए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वैरी कर रही है डिस्टेंस के साथ और हमारे पास एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू का चार्ज है जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस में सेपरेटेड होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म लग रही है, ठीक है, या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में ही हो लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लगातार बदल रही हो सकता है कि यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, डायरेक्शन वही है राइट में ही लेकिन नंबर ऑफ लाइंस यहां कम है यहां ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो ऐसा करने पर हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर इस चार्ज पर एक फोर्स F1 लग रहा होगा और इस चार्ज पे एक फोर्स F2 लग रहा होगा। ये F1 F2 अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। हो सकता है कि यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंची हो तो उसकी वैल्यू E1 के बराबर हो और यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंची हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के बराबर हो। तो आप ये कह सकते हैं कि जो F1 का फोर्स लगेगा वो Q इंटू E1 का लगेगा, यहाँ पे Q का चार्ज रखा है, और जो F2 का फोर्स लगेगा वो Q इंटू E2 का लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस Q का चार्ज रखा है। क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर नहीं होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फोर्स F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 जो भी बड़ा होगा उसके बराबर नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसी नेट फोर्स को पता लगाना चाहेंगे कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो E1 E2 बराबर होते, F1 F2 भी बराबर होते और नेट फोर्स 0 हो जाता। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स 0 नहीं होता। तो अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है तो कैसे निकाला जाए फोर्स। तो उसके लिए आप इस बात को समझें कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो F जो होता है ये माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर से निकल जाता है। मतलब आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर दिया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ कैसे बदल रही है, तो हम उस पोटेंशियल एनर्जी को आर के साथ ही डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। वही पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स का फंक्शन होता तो फोर्स एक्स से डिफरेंशिएट करके आ जाता। पोटेंशियल एनर्जी वाई का फंक्शन होता तो वाई से डिफरेंशिएट करके आ जाता। और अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है तब फोर्स कैसे आएगा है, तो फोर्स निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को आर से ही डिफरेंशिएट किया गया। उसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड करती तो हम कह सकते हैं कि एक्स का जो फोर्स आता वो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर आ जाता। ठीक है, अगर हम एक्स से डिफरेंशिएट करते तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स इतना हो जाता। वाई डायरेक्शन का फोर्स अगर निकालते तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन का फोर्स है माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई और जेड के टर्म में दी है तो आप एक्स से पार्शियली डिफरेंशिएट करके एक्स का फोर्स, वाई से पार्शियली डिफरेंशिएट करके वाई का फोर्स और जेड से पार्शियली डिफरेंशिएट करके जेड का फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें इस तरीके से फोर्स निकालना है तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ पी डॉट ई।
और अगर आपने P और E का डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आपको U मिल जाएगा, और एक बार U मिल जाएगा तो X, Y और Z के फोर्स इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर हम लोग, जिससे इन चीजों को हम समझ पाए कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन हमें यह दिया हुआ है कि एक स्मॉल डायपोल है P नॉट आई कैप का, क्योंकि ऑब्वियसली डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको उसी के टर्म में दिया हुआ है। इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट भी दिया है, हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, हो सकता है जरूरत ना पड़े। एंड देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई है, जो कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डायपोल को रखा गया है। तो पहला काम होगा कि हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे जब फोर्स निकालना चाहेंगे तो पहले हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने पे माइनस ऑफ P का वेक्टर कितना दिया है, P नॉट आई कैप, ये हो गया इसका वेक्टर, डॉट E का वेक्टर कितना दिया है, E नॉट एक्स आई कैप, और अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ये मिल जाएगा P नॉट E नॉट एक्स के बराबर। आप जैसे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर x के ऊपर डिपेंड कर रही है तो फोर्स जो हम निकालेंगे उसका सिर्फ x कंपोनेंट आएगा, और वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। ठीक है, क्योंकि सिर्फ x पे डिपेंड करती है तो सिर्फ x से ही डिफरेंशिएट करना है, और जब इसको x से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, दोनों मिलके प्लस साइन हो जाएंगे, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जानी चाहिए ये P नॉट E नॉट आई कैप के बराबर है। मतलब जो फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर वो P नॉट E नॉट के बराबर है, और उसका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल दिया होगा तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू दी होगी आपको वेक्टर के टर्म में, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेनी है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियली एक्स, वाई और जेड से डिफरेंशिएट करके एक्स, वाई और जेड के फोर्स निकाल लेने हैं, और अगर सिर्फ एक्स पे ही डिपेंडेंसी है तो फोर्स भी सिर्फ एक्स के अलोंग आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लो कि टू स्मॉल इलेक्ट्रिक dipoles are placed along x-axis at 0, इलेक्ट्रिक डायपोल्स इनकी वैल्यूज भी दे देता है ऑफ वेक्टर P1 एंड वेक्टर P2 are placed along x-axis at 0, 0 and r, 0। ठीक है, उनके बीच का सेपरेशन r के बराबर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन P2। जो P2 का डायपोल है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है यह भी निकालना है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और हम ये कह सकते हैं कि ये ओरिजिन है, तो एक डायपोल यहां रखा हुआ है, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमको दी है वेक्टर P1 की, और दूसरा डायपोल कहीं यहां रखा हुआ है और इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू दी है वो P2 की दी है। इनके बीच का सेपरेशन r के बराबर है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है तो ये तो ओरिजिन में हो गया, इसका कोऑर्डिनेट r, 0 है तो इनके बीच का सेपरेशन आप ये कह सकते हैं कि ये सेपरेशन इनके बीच का r के बराबर है। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो सेकंड डायपोल है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आप ये सोचें कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स लगेगा क्यों? इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स कौन लगाएगा? इस डायपोल की प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण इस डायपोल के ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, फोर्स इस पर है। इसका उल्टा भी ट्रू है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी होगी उससे इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें फोर्स निकालना है इसके ऊपर तो हम फील्ड लेंगे इसकी। तो अगर मैं पूछूं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड यहां पे कितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा इस जगह पर,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। वैल्यू कितनी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2kp1/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो आई कैप लिख देते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल P2 है, इसको अगर हम वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड इसका P2 का हो जाएगा, और क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसका भी यूनिट वेक्टर आई कैप दे दिया जाएगा। और अब हम अगर फोर्स निकालना है तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। किसकी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो किसी भी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P.E के बराबर। अब माइनस ऑफ P कितना है, यहां पे P2 है, और E कितना है, E1 है। क्योंकि पहले वाले डायपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम E1 रख देते हैं। तो E1 की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में P2 का डायपोल रखा हुआ है, तो वेक्टर P2.E1। अब यहां पे अगर हम माइनस ऑफ P2.E1 करते हैं तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो P2 का वेक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है, P2 आई कैप डॉट E1 के वेक्टर पे क्या लिखा है, 2kp1/r³। ये भी आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, तो ये वाला टर्म तो 1 के बराबर हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -2kp1P2/r³, और यहां पे आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि ये r जो है वो x एक्सिस की ही तरफ है। आप चाहें तो इसको x भी मान सकते हैं, तो फर्क ये पड़ता कि ये x आ जाता, x का क्यूब आ जाता, और अगर r मानते तो r का क्यूब आ जाता। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ x पर डिपेंड कर रही है, तो फोर्स की वैल्यू जो हम लिखेंगे, ये फोर्स का सिर्फ x का कंपोनेंट आएगा, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -del u/del x आई कैप। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली बात तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2kp1P2। ठीक है, और हमें डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ कितना, x की पावर -3, क्योंकि x का क्यूब नीचे है तो ऊपर जाएगा x -3, और यहां पे आई कैप लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2kp1P2। ठीक है, और यहां से अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन में -3 बाहर आ जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि 2 वहां पर पहले से था, डिवाइडेड बाय x की पावर -3 थी, अगर डिफरेंशिएट करते तो पावर एक और कम हो जाएगी तो -4 हो जाएगी, जिसको मैं नीचे ले आता हूं आई कैप। और अगर ये x हमको r के टर्म में दिया था, या x की वैल्यू r दी थी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -6kp1P2/r⁴ आई कैप। इतना फोर्स इस दूसरे डायपोल पर लग रहा होगा पहले डायपोल की वजह से। और डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि माइनस का साइन आया है, तो इस दूसरे डायपोल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और अगर मैं पूछूं कि पहले डायपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, आपको पता है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो पहले डायपोल ने दूसरे डायपोल पर नेगेटिव का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में इतना फोर्स लगाया, तो दूसरे डायपोल ने पहले डायपोल के ऊपर राइट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे P1 P2 को लगाए या P2 P1 पे लगाए, बस अंतर यह होगा कि P1 P2 पर लेफ्ट में लगाएगा तो P2 P1 पर राइट में लगाएगा, या P1 P2 को अट्रैक्ट करेगा तो P2 भी P1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी दो डायपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं कि एक ने दूसरे के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया होगा। ठीक है।